हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके एग्जाम पथ में। हम कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इस सीरीज की एक क्लास नंबर 10 है और आज हम करने वाले हैं राष्ट्रपति। तो फिर आ जाइए, हम टॉपिक को अच्छे से करने वाले हैं। जहां पर याद करने के लिए हमें ट्रिक की जरूरत होगी वहां पर हम ट्रिक भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है राष्ट्रपति। पहले हम राष्ट्रपति टॉपिक के नोट्स देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 1/6/1995 से प्रभावी द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अनुच्छेद 55 की क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब भारत के राष्ट्रपति देख लेते हैं, उनके नाम और कार्यकाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक कार्यकाल था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13 मई से 1967 से 3 मई 1969 तक। बराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। बराहगिरी वेंकटगिरी, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ये 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे। बी डी जत्ती, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहे। नीलम संजीव रेड्डी, ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे। ज्ञानी जैल सिंह, 25 जुलाई 1982 से ये 25 जुलाई 1987 तक रहे। आर वेंकट रमण, ये 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहे। के आर नारायणन, ये 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहे। प्रतिभा पाटिल, ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रणब मुखर्जी, ये 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। रामनाथ कोविंद, ये 25 जुलाई 2017 से थे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से, ये अब नहीं है, वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है।
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56 के क्लॉज 2 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 59 के क्लॉज 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के क्लॉज ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 के क्लॉज 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अनुच्छेद 62 के क्लॉज 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने
अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 53 के क्लॉज 2 के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो राइट आंसर ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कथन ए सत्य है। कारण आर, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। कारण आर गलत है। तो राइट आंसर होगा कथन सही है, कारण गलत है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, अतः दोनों भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, अतः ये दोनों भिन्न है। इसीलिए ए सही है जबकि आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो वक्तव्य दिए गए। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कथन सही है। कारण आर, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। कारण गलत है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? कथन सही है और कारण गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः कथन ए सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण आर गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अभ्यारोपित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया ये, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 के क्लॉज 1 में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो वक्तव्य दिए गए। कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कथन सही है। कारण आर, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। कारण आर भी सही है। कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सही हैं क्योंकि कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। कथन सही। कारण आर,
प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। कारण आर गलत है, तो राइट आंसर कथन ए सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के क्लॉज 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति में यद्यप समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत शक्ति राष्ट्रपति पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। संविधान के अनुच्छेद 55 के क्लॉज 3 के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। क्वेश्चन नंबर 13। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को मिलाकर बनता है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी और सी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कथन एक सही है। कथन दो, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये गलत है, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कथन तीन, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कथन तीन सही है। कथन चार, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कथन चार भी सही है। तो राइट आंसर होगा एक, तीन और चार। ऑप्शन डी है राइट आंसर, एक, तीन और चार। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों को का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। एक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दो, राज्यों की। तीन, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित किए गए। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। नोट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को अभी शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं दिल्ली और पुडुचेरी। राइट आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल किया गया था 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल हैं, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं है। आंसर होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये गलत हो गया क्योंकि सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। 3, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। कथन 3 भी गलत है क्योंकि केवल दिल्ली और पुडुचेरी के ही सदस्य शामिल हैं। कथन 4, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। कथन 4 भी गलत है। तो आंसर होगा केवल 2। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो आंसर केवल 2 सही होगा, कथन 2। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल हो। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सभी चुने हुए सदस्य, सही है। राज्यसभा के सभी चुने हुए सदस्य, सही है। राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, ये नहीं, गलत हो गया। आंसर होगा 1, 2, 3। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा द्वारा, ये गलत हो गया। बी, केवल लोकसभा के द्वारा, गलत हो गया। सी, केवल राज्य विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी भी गलत है। ऑप्शन डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। उसका राइट आंसर डी हो जाता अगर यहाँ पे निर्वाचित सदस्यों के द्वारा लिखा होता तो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि के पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल के पूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ऑप्शन डी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में AIR 1974 ASC 1682 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी, अतः विकल्प डी सही नहीं है। इसका आंसर होगा 50 प्रस्तावक। यहाँ ऑप्शंस गलत हैं इसलिए आंसर कोई भी नहीं होगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952-1997 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है तथा साथ ही साथ कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन एक है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। कथन एक सही है। कथन दो, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। कथन दो गलत है, तो आंसर होगा केवल एक कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो आंसर होगा केवल एक। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल निम्न सूत्र से निकाला जाता है। ये सूत्र हो गया, राज्य की संख्या डिवाइड करते हैं विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000 से। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। इस प्रकार कथन एक सही है। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग और डिवाइड करते हैं संसद के दोनों सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान 708 होता है, अतः कथन दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के पात्र नहीं होता है यदि वह विधान परिषद का सदस्य हो। राइट आंसर ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अनिश्चित जनसंख्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अनिश्चित जनसंख्या से 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 में स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन सी, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये सही है। ऑप्शन डी, देश का नागरिक हो। संविधान के अनुच्छेद 58 के क्लॉज 1 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथन एक, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। ये कथन गलत है क्योंकि इसमें जन्म की बात नहीं की गई, उसे सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। कथन दो, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। कथन तीन है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58 के क्लॉज 1 के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। एक, भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक।
इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संविधान के अनुच्छेद 59 के क्लॉज 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प सी है, तथा यही अभीष्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पुनः निर्वाचन की योग्यता आर्टिकल 57 में दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की योग्यता दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56 के क्लॉज 2 में ये प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 के क्लॉज 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 42,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? राइट आंसर ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों को। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व? राइट आंसर ऑप्शन बी, 14 दिन पूर्व। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61 के क्लॉज 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की विधानसभाएं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, जबकि अनुच्छेद 54 के खंड ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 62 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 के क्लॉज 2 के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्त को भरने के लिए निर्वाचक रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 51, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 माह। अनुच्छेद 62 के क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65 के क्लॉज 1 के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा।
राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। क्वेश्चन नंबर 53, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 54, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 55, यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण कर सकेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 56, कथन, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति पर व्यक्तिगत तौर पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। कारण, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361 के क्लॉज 2 के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 361 के क्लॉज 4 के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन सही नहीं है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, इसलिए कारण भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में एक परंतुक जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 85 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की ये शक्ति अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य उपमंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधार का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118 के क्लॉज 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है?
राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति का आशय अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रायोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा या यदि वे बैठक में नहीं तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। अनुच्छेद 86 के क्लॉज 1 के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ऑप्शन डी भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। अनुच्छेद 86 के क्लॉज 1 के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दो वक्तव्य दिए गए। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कथन ए सही है। कारण आर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। कारण आर भी सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 66, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियमित बन जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। राइट आंसर ऑप्शन सी। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो अर्थात स्पष्टता सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया। आत्यंतिक वीटो मंत्री परिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 68,
निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह ने। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जैवी निषेधाधिकार का प्रयोग किया। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देना या सहमति रोकने की ना तो घोषणा करता है और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 70, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? एक, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये गलत हो गया। दो, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, कथन दो सही है। कथन तीन है विधेयक को रोक कर रखना, ये भी सही है। कथन चार है क्षमा प्रदान करना, ये गलत हो गया। कथन पाँच, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, कथन पाँच। कथन छः, संसद को संदेश भेजना, कथन छः सही है। कथन सात, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कथन सात भी गलत है, तो आंसर होगा दो, तीन और छः। राइट आंसर ऑप्शन ई। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86 के क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, राजदूतों की नियुक्ति पर सलाह लेना आवश्यक होगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि इस पर भी सलाह की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, लोकसभा भंग करना, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ई, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश का प्रावधान आर्टिकल 123 में दिया गया है। विकल्प सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों की स्थगन
का अधिकार क्रमशः सभापति, उपसभापति और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर यह अनुमति निर्धारित करता है या विधेयकों को पुनर्विचारार्थ सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करना, विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेकानेक कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हों, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार विकल्प डी विकल्प ए और विकल्प बी की अपेक्षा बेहतर उत्तर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भी उत्तर विकल्प डी को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? कथन एक है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। कथन एक गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। कथन दो संसद का अधिवेशन बुलाना। कथन दो भी गलत है। कथन तीन किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना। कथन तीन सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। कथन चार भी गलत है। कथन पाँच राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना। कथन पाँच भी गलत है। कथन छः किसी विधेयक को रोक कर रखना। कथन छः सही है। कथन सात किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। कथन सात भी सही है। कथन आठ किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। कथन आठ भी सही है। तो आंसर होगा 3, 6, 7 और 8। राइट आंसर ऑप्शन ई 3, 6, 7 और 8। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, निलंबन निषेधाधिकार और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना, ये भी निषेधाधिकार इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के परंतु अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेकी का प्रयोग करता है। अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन बी 6 सप्ताह। अनुच्छेद 123 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज का के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? कथन 1, वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये सही है। कथन 2, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 2 गलत है। 3, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 का के क्लॉज 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधान। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी, एक राज्य का राज्यपाल, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 160 में। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 के तहत। ऑप्शन सी, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ये सही है। ऑप्शन डी, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, ऑप्शन डी भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ऑप्शन बी, आपातकालीन शक्तियां, ये सही है।
ऑप्शन सी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। ऑप्शन डी भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, अतः विकल्प ए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। ऑप्शन ए, अध्यादेशों का प्रख्यान की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, ये दिया गया आर्टिकल 143। ऑप्शन सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये गलत है। ऑप्शन डी, क्षमा दान करना, ये है आर्टिकल 72 में। संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के क्लॉज 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमा दान की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दतः शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए, क्षमा दान करे। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी, आपातकाल की घोषणा आपातकाल आर्टिकल 352 में दिया गया। ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करे, 123 में है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक शक्ति है, आर्टिकल 72 से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। एक, क्षमा, ये सही है। दो, लघुकरण भी सही है। तीन, परिहार सही है। चार, विराम, ये भी सही है। और पांच है प्रविलंबन। छह है रोक, ये गलत है। और सात है निरंतरता। तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 6 और 7। राइट आंसर है ऑप्शन ई, 6 और 7। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। एक, वास्तविक और लोकप्रिय, ये गलत है। दो, औपचारिक और विधिक, दो सही है। तीन, राजनीतिक और नाम मात्र, ये गलत हो गया। चार, संवैधानिक और नाम मात्र, ये सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। उत्तर होगा 2 और 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 4 सही है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखकर रखवाएं। कथन एक है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। कथन एक सही है। दूसरी है,
लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, ये गलत हो गया। 3 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, ये सही है। 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये भी सही है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर कौन सा है? तो 1, 3 और 4। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151 का क्लोज 1 तथा 338 का क्लोज 6 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? ऑप्शन ए साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये सही है। ऑप्शन बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी लोकसभा को भंग करना, ये सही है। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये भी सही है। तो आंसर हो गया बी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का से उपखंड चा में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पुनः स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राइट आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। 2 किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। 3 राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत। क्वेश्चन नंबर 96, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो रहते कहाँ थे? बिहार। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 97, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 1952 तक, 1952 से 1957 तक तथा 1957 से 1962 भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे तथा 1952 एवं 1957 में वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री बीबी गिरी। भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी थे, तथापि कार्यकाल अनुसार
उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार और डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा है। क्वेश्चन नंबर 99, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 1982 थी। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। तो आंसर होगा एन संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 101, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रपति और सूची 2 में अवधि। सबसे पहले फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल है 1974 से 77, इसका हो जाएगा 2। बी है एन संजीव रेड्डी और इनका कार्यकाल है 1977 से 1982, तो इनका हो जाएगा ये 3। फिर सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल है 1967 से 1969, तो ये हो जाएगा 4। डी बीबी गिरी, इनका कार्यकाल है 1969 से 1974 तक, इनका हो जाएगा 1। आंसर होगा 2 3 4 1। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 3 4 1। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन निम्नवत है। सूची 1 राष्ट्रपति है, सूची 2 अवधि। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 है। एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये 1967 से 1969 तक। बीवी गिरी ये 1969 से 1974 तक। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। दिए गए विकल्पों में से नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीव रेड्डी 2 अवधि 17/3 से 1967 से 19/7/1969 एवं 26/3/1977 से 13/7/1977 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? राइट आंसर ऑप्शन ए, बीबी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी 1969 से 1974 ईस्वी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। क्वेश्चन नंबर 107, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन असंगत है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे।
दिए गए विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू असंगत हैं क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि प्रश्नगत अन्य व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 109, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 12वां। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हुई थी तक भारत के राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? राइट आंसर ऑप्शन बी बीबी गिरी। राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस एम सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपतीय चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी को घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें बीबी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी एडविन लुटियंस द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ये भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 52 से 62 तक। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट तथा संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वह इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। राष्ट्रपति देश का अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करेगा। वास्तविक कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर किए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली तथा। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के मनोनीत सांसद शामिल नहीं होते और विधान परिषद के जो एमएलसी होते वो भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होते। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति दी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होगा। एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य अलग अलग हो सकता है। सभी सांसदों के मत का मूल्य समान होता है।
अनुच्छेद 56 में कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकता है। संविधान में कोई पुनर्निर्वाचन संबंधित सीमा नहीं है। अनुच्छेद 58 योग्यता से संबंधित है। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 60 शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है? संविधान की रक्षा, संरक्षण एवं पालन करने की। शपथ दिलाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। ये कब लाया जाता है? जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। प्रक्रिया क्या है? किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना आवश्यक है। सदन की कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति पद से हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद संचालित करती है। राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। अनुच्छेद 62 रिक्ति होने पर चुनाव। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मृत्यु की वजह से, इस्तीफा, महाभियोग या अन्य कारणों से, तो 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति निम्न दंडों में राहत दे सकता है। राष्ट्रपति निम्न दंडों में राहत दे सकता है। ये हैं क्षमा, दंड का लघुकरण, दंड की अवधि कम करना, दंड का विराम, दंड का स्थगन। राष्ट्रपति कौन कौन से दंड कम कर सकता है? वो है मृत्यु दंड के सभी मामलों में, कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड में, संघ के कानूनों के अंतर्गत दिए गए दंड में। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ कर सकता है। राज्यपाल मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की सलाह। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति सामान्यतः उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति एक बार सलाह पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनः वही सलाह 44वें संविधान संशोधन 1978 ने पुनर्विचार का अधिकार स्पष्ट किया। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार का कार्य संचालन। केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाता है। सरकार का प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दे, प्रशासनिक मामलों से अवगत कराए, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 85 संसद का आह्वान, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन। राष्ट्रपति की भूमिका। संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 86 संसद को संबोधित करने का अधिकार। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। अनुच्छेद 87 विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में होता है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, साधारण विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, धन विधेयक वापस नहीं भेज सकता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तत्काल कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
अध्यादेश की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग होती है। संसद का सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर संसद से मंजूरी मिलनी चाहिए, अन्यथा वह समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का परामर्शाधिकार। राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण विधिक या संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सलाह मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की राय सामान्यतः सलाहकारी होती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है यदि युद्ध की स्थिति हो, बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य के में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। यदि भारत में की वित्तीय स्थिरता साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 में प्रधानमंत्री एवं अन्य केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 124 2 के तहत मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 148 के क्लॉज 1 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति। अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। अनुच्छेद 316 के क्लॉज 1 के तहत यूपीएससी की। अनुच्छेद 324 2 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। अनुच्छेद 53 के क्लॉज 2 के तहत थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति। अनुच्छेद 53 भारत के राजदूत एवं उच्चायुक्त की नियुक्ति। अनुच्छेद 80 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ट्रिक है। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन की नीलम जेल में, ज्ञानी तब जाकर बेकेंट और शंकर की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की, आखिर में रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ट्रिक को राष्ट्रपति से जोड़कर देखते हैं। राजू से राजेंद्र प्रसाद, राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से बीबी गिरी, फकरुद्दीन से फकरुद्दीन अली अहमद, नीलम से नीलम संजीव रेड्डी, जेल में ज्ञानी ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट आर वेंकट रमन, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, पी से के आर नारायणन, कलम से एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल, प्रणब से प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद से रामनाथ कोविंद हो गया, द्रौपदी मुर्मू जी। अब तक कुल 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के राष्ट्रपति देख लेते हैं, इनका कार्यकाल कब से कब रहा। ये क्रम हो गया, ये राष्ट्रपति और कार्यकाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल था 1950 से 1962। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल है 1962 से 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 है। बराहगिरी बेकेंटगिरी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, 1969 में बने थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ये भी 1969 में बने थे। बराहगिरी बेकेंटगिरी 1969 से 1974 कार्यकाल था। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977। बसप्पा दानप्पा जट्टी, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, बीडी जट्टी 1977 में बने थे। नीलम संजीव रेड्डी, ये 1977 से 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह, ये 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति रहे। रामास्वामी वेंकट रमन, ये 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा, ये 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति रहे।
के आर नारायण, ये 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक।